राजकुमार विक्रम दरबार में बड़ी अकड़ से चलता हुआ आ पहुंचा। दरबारे शान, इस राज्य की पहचान, युवा राजकुमार विक्रम, आइए आइए। महाराज, ये सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, आइए आइए आइए। ओहो, हमें राजकुमार मत कहिए मंत्री जी। हमारे पिताजी, जो कि काफी समय से इस सिंहासन पर सांप की तरह फन फैलाए बैठे हुए थे, कल रात ही तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनका अंत कर दिया। अरे हम तो अभी अभी उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं। इसीलिए अब हम राजकुमार नहीं बल्कि राज्य के राजा महाराजा धीराज विक्रम विक्रम महाराज विक्रम। महाराजा विक्रम, राज्य के राजा। महाराजा मतलब महाराज विक्रम जी, आपने तो देर कर दी। अब देखिए, मैं तो आपको कब से कह रहा था कि आप अपने पिताजी के जीते जी कभी राजा नहीं बन पाएंगे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपने आखिरकार उन्हें समाप्त ही कर दिया। बहुत नेक काम किया आपने। अब आप ही इस राज्य के राजा हैं। ये सुनकर विक्रम गद्दी पर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक नकाबपोश आया, जिसके हाथ में नक्शा था। राजकुमार की जय हो। ओहो, अरे भाई, समझते क्यों नहीं हो? हम राजकुमार नहीं, हम महाराजा धीराज, राजा विक्रम है, विक्रम। अरे पुराने महाराज कल ही रात को नरक सिधार गए। खैर, ये सब छोड़ो। तुम तो हमें ये बताओ कि हमने तुम्हें जो महत्वपूर्ण काम सौंपा था, क्यों भाई, पूरा हुआ या फिर खाली हाथ आ गए? बताओ। हाँ महाराज, ये मान के चलिए कि मैं बड़ी मेहनत के बाद उस स्थान तक पहुंचा और एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। उसी से उस खजाने के बारे में पूछताछ की। महाराज, वर्षों से कथा चली आ रही है कि एक सम्राट का खजाना उस गुफा के अंदर बंद है, परंतु उस गुफा का रास्ता ही बहुत कठिन है, क्योंकि गुफा का रास्ता कनिष्क जंगल से होता हुआ जाता है और कनिष्क जंगल बहुत ही रहस्यमयी जंगल है। जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। लेकिन उस बूढ़े ने मुझे गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता अपने हाथ से नक्शे में बना कर दिया है। इतना कहकर गुप्तचर ने नक्शा विक्रम को सौंप दिया। विक्रम उसे देखने लगा और चमकती आंखों से अपने मंत्री की ओर देखा। आहा, देखा मंत्री जी। राजा बनते ही मेरे तो भाग्य खुल गए। जिस गुप्तचर को हमने खजाने की खोज के लिए लगाया था, वो तो दूसरी दिशा से जाने वाले गुफा का रास्ता ही खोज लाया। वाह भाई वाह। उस गुफा के अंदर एक सम्राट का वर्षों पुराना दबा हुआ खजाना है। कहते हैं कि अगर वो खजाना किसी को प्राप्त हो गया तो वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन सकता है। और अब वो खजाना हमारा होगा, महाराजा धीराज, राजा विक्रम का। तो फिर ठीक है महाराज, हम कल ही इस नक्शे में बने हुए स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। हाँ। अरे गजब मंत्री हो भाई। अरे भाई, हम कल नहीं, अभी और इसी समय उस गुफा की ओर रवाना होंगे। रास्ता लंबा है, पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। विक्रम की बात सुनकर मंत्री चतुर सिंह मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर घने जंगल के बीच एक बड़ी ही विचित्र गुफा के बाहर एक मजदूर आसपास की जमीन खोद रहे थे। वहीं पास की एक चट्टान पर हरियालीपुर गांव का साहूकार चौधरी बैठा था, जो बहुत ही अच्छा इंसान था। हाँ, साहूकार जी, जमीन के आसपास का सारा हिस्सा हमने खोद डाला, परंतु इस गुफा को खोलने की चाबी तो हमें कहीं नहीं मिली। हमें यकीन था कि अगर ये गुफा यहाँ पर है तो फिर इसके द्वार को खोलने की चाबी भी यहीं कहीं आसपास ही मौजूद होगी, लेकिन साहूकार उठकर चुपचाप गुफा के अंदर की ओर गया।
उसने द्वार पर लगे एक विचित्र निशान को देखा जो एक चक्र के आकार का खुदा हुआ बना था। आहा, ये चक्र निशान देख रहे हो? बहुत पुराने समय में इसी प्रकार के बड़े ही दुर्लभ और विचित्र ताले बनाकर द्वार बंद किए जाते थे। इस द्वार को खोलने की चाबी भी चक्र के आकार की ही होगी। मेहनत करते रहो। अगर ये खजाना हमने प्राप्त कर लिया ना, तो हम अपने आसपास के गांव की गरीबी को दूर कर सकते हैं। फिर हम किसी राजा पर निर्भर नहीं होंगे। हम स्वयं समृद्ध और सक्षम हो जाएंगे। अरे भाई चलो चलो, जल्दी करो, चलो चलो। ये सुनकर मजदूर वहां से चला गया। तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। साहूकार चौधरी चौंक गया। कुछ देर बाद 3 घोड़े उसके सामने आकर रुके। उन घोड़ों पर राजा विक्रम, मंत्री चतुर सिंह और उनके सैनिक सवार थे। मंत्री जी, ये कौन लोग हैं? ए, कौन है तू? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं। अरे मूर्ख, तेरे सामने कोई और नहीं बल्कि हमारे राज्य के महाराजा राजा विक्रम सिंह खड़े हैं और पूछता है कौन है? क्या? लेकिन हमारे राज्य के राजा तो राजा भैरव हैं। ओहो, ये राजा भैरव के पुत्र राजा विक्रम हैं, महाराजा विक्रम। हैं? ये क्या बकवास है? देखो भाई, जहां तक मैं जानता हूं, राजा भैरव जी ने ऐलान किया था कि वो अपने पुत्र को कभी भी गद्दी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि उनका पुत्र एक अत्याचारी और भोग विलास में डूबा रहने वाला मनुष्य है। ये सुनकर विक्रम आग बबूला हो गया और अपनी तलवार निकालकर साहूकार चौधरी की गर्दन पर रख दी। मूर्ख आदमी, तुझे केवल इतना ही पता है कि मेरे पिता ने मुझे गद्दी ना सौंपने का ऐलान किया था, परंतु तू ये नहीं जानता कि कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पिता को अपने इन्हीं हाथों से मारकर उन्हें नरक लोक पहुंचा दिया है। अब हम यहाँ के राजा हैं। मैं हूँ राजा विक्रम, समझा? अब मुझे ये बता कि तू यहाँ पे कर क्या रहा है? अब इस गुफा के अंदर किसी प्राचीन राजा का खजाना है। मैं उस खजाने की खोज कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, तू खजाना हासिल करके संसार का सबसे धनी आदमी बनना चाहता है ना? बोल बोल। नहीं महाराज, खजाने को प्राप्त करके मानवता की भलाई में लगाना चाहता था, गांव की गरीबी दूर करना। ये सुनकर विक्रम हंसने लगा। अरे, हमारे राज्य में इतने मूर्ख लोग भी हैं मंत्री जी। बताइए भला, इतना बड़ा खजाना हासिल करने के बाद ये प्रजा की भलाई में लगाएंगे? धत मूर्ख कहीं के। मंत्री जी, ऐसे मूर्ख लोगों की हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर विक्रम ने अपनी तलवार से साहूकार चौधरी की गर्दन पर वार कर दिया। साहूकार चौधरी धाराशायी होकर गिर पड़ा। आसपास खुदाई कर रहे मजदूर डर गए। तो भाई मजदूर, ये बताओ कि तुम किस बात की खुदाई कर रहे हो? मजदूर ने सारी घटना विक्रम को बता दी। आहा, अब ये खजाना मैं प्राप्त करूंगा। इसीलिए अब तुम सब कुछ जो ढूंढ रहे हो, मन लगाकर ढूंढो भाई। इधर क्या देख रहे हो? और जैसे ही तुम्हें इस गुफा के द्वार खोलने की चाबी मिलती है, सबसे पहले मुझे बताओगे। अन्यथा तुमने देख लिया ना, देखा ना मैंने कैसे साहूकार का अंजाम किया। तुम सब अपने घर वापस नहीं जा पाओगे अगर चाबी नहीं दी तो। बोलो स्वाहा, लग जाओ काम पे। ये सुनकर सारे मजदूर डर गए और चुपचाप अपने अपने काम में लग गए। इस घटना के 20 वर्ष बाद मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर साहूकार जगन चौधरी आ गया। अरे ओ मोहन, ए मोहन, अरे भाई मोहन, तूने मुझसे कुछ समय पहले कर्ज लिया था,
ये कहकर कि तेरे पास इतना धन नहीं है कि तू बाजार से बीज खरीद कर अपने खेत में बुआई कर सके। अभी तक मेरा धन तूने वापस नहीं चुकाया है, हैं? साहूकार जगन, देखो भाई, मैं तुम्हारा धन ब्याज सहित बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। तुम तो जानते हो कि पिछले कुछ समय से हमारे गांव में वर्षा नहीं हो रही है। बस इसी वजह से खेत में फसल अच्छी नहीं उग रही है, समझ रहे हो ना? 1 माह का समय देता हूँ। 1 माह के अंदर अगर तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो फिर तेरे खेत पर मेरा अधिकार होगा। उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं कि तेरी फसल हुई कि नहीं हुई, बात करता है। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। हे भगवान, ये साहूकार तो बहुत ही खतरनाक किस्म का व्यक्ति है। अगर उसने कहा है तो वो यकीनन करके भी दिखाएगा। अरे काश मेरा बेटा किशन अगर समझदार होता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। इतना कहकर मोहन क्रोधित होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। इधर दूसरी ओर मोहन का पुत्र किशन अपने दोस्त बिरजू के साथ गांव के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा बात कर रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां आया। अरे किशन, तुम्हें दिन भर आवारागर्दी करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे मन में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे तुम्हारे पिता बूढ़े हो चुके हैं, कुछ काम काज करके उनका काम में हाथ बटाओ, उनका सहारा बनो। ये क्या करते रहते हो दिन भर? ओ मुखिया जी, थोड़ा ठंडा ठंडा बात कीजिए। काहे इतना उतावले हो रहे हैं? अपने काम से काम रखिए। जब मुझे काम करना होगा तभी मैं काम करूंगा, और गांव के छोटे मोटे काम मुझे नहीं भाते। देख लेना मुखिया जी, मैं जब भी धन कमाऊंगा तो रातों रात कमाऊंगा और धनवान बन जाऊंगा। अरे मेहनत करके कोई आज तक धनवान या राजा बना है क्या? बात करते हैं। अरे कुछ देर पहले साहूकार तुम्हारे पिता मोहन से उसका खेत छीनने की धमकी देकर गया है। मोहन बेचारा कितना परेशान है और तुम यहाँ बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका रहे हो। रातों रात अमीर बनना है इनको, बड़े आए आजकल के लड़के। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। ये सुनकर किशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बिरजू ने गंभीर स्वर में कहा, अरे बाबा रे बाबा, यह तो बहुत ही गंभीर विषय है किशन। साहूकार ने, तुझे पता है, पिछले कुछ दिनों में ही बेचारे 3 किसानों के खेत पर कब्जा कर लिया। राम 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 राम, मुझे तो अपने घर जाना चाहिए, मैं तो चला। इतना कहकर बिरजू अपने घर चला गया और किशन अनमने मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। किशन को देखकर मोहन का गुस्सा फूट पड़ा। आ गए लाट साहब। अरे किस लिए आए हो घर पे? अरे तुमसे कोई सहारा तो है नहीं, कोई मदद तो है नहीं। अरे जिसका एक जवान बेटा हो उसे गांव का साहूकार कर्ज के लिए अपमानित करके चला जाए और उसका खेत छीनने की धमकी देकर चला जाए तो उसे अपमान कैसा लगता है ये तू नहीं समझ सकता अभी। अरे पिताजी, ऐसा है कि मैंने आपसे मना किया था ना कि साहूकार जगन से कर्ज मत लो मत लो मत लो, है ना? आपने मेरी बात तो मानी नहीं। अरे तो और क्या करता? तुझे तो किसी बात की चिंता है नहीं। अचानक तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, सारा धन उसी में खत्म हो गया। तुझसे कहा कि सुखिया चाचा के खेत में मेहनत कर ले तो इतनी आमदनी हो जाएगी कि बीज खरीद कर खेती कर सकूं, लेकिन तूने तो साफ साफ मना कर दिया। मेरे पास साहूकार से कर्ज लेने के अलावा और कोई उपाय था क्या, बता? और जैसे ही साहूकार से कर्जा लिया, सूखे का प्रकोप प्रारंभ हो गया, वर्षा बंद हो गई। अब जितनी भी फसल उगती है उसे बेचकर मैं तेरा पेट भरूं कि साहूकार का कर्जा चुकाऊं। साहूकार ने धमकी दी है कि 1 महीने में कर्ज ना चुका पाया तो वो खेत छीन लेगा। ये सुनकर किशन मुस्कुराया और बोला, अच्छा, मैं आपको एक उपाय बताऊं पिताजी? कैसा उपाय, बता। पिताजी,
मुखिया जी के पास अच्छा खासा धन है, आप मुखिया जी से उधार क्यों नहीं मांग लेते हैं? ये सुनकर मोहन का क्रोध आसमान पर पहुंच गया। उसने एक डंडा उठाया और किशन को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। अरे इससे अच्छा तो ये होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। मुखिया से उधार मांगने की बात कह रहा है, नालायक कहीं का। अरे मुखिया और मैं बचपन के मित्र थे। जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने मुखिया की पुत्री राधा से तेरा रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू बड़ा होकर निकम्मा और निठल्ला बनेगा। कोई दूसरा होता तो अब तक रिश्ते से इनकार कर देता, लेकिन मुखिया ने तेरे निठल्लेपन को देखते हुए भी अभी तक रिश्ते से इनकार नहीं किया, क्योंकि मुखिया की पुत्री राधा तुझे पसंद करती है। नालायक, तू अपने बाप का सहारा बनने की बजाय बाप पर बोझ बन के बैठा है। अरे मुझे अब चिंता होने लगी है सावित्री। अगर इसके ऐसे ही लक्षण रहे ना तो मैं स्वयं मुखिया को मना कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मुखिया की बेटी इससे विवाह करके अपना जीवन बर्बाद करे। नालायक कहीं का। अरे पता नहीं कैसा बेटा। इतना कहकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चला गया। अपने पिता को रोता हुआ देखकर किशन का दिल पिघलने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी किशन की माँ सावित्री वहां आई। तेरे पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि साहूकार जगन ने खेत छीनने की धमकी दी है और इससे पहले भी वो न जाने कितने किसानों के खेत छीन चुका है। देख किशन, जब तक साहूकार जगन के बड़े भाई साहूकार चौधरी इस गांव के जमींदार थे, तब गांव वाले बहुत ही खुशहाल थे, क्योंकि वो बहुत ही दयालु जमींदार थे। लेकिन उनके लापता होने के बाद सारी बागडोर उनके छोटे भाई जगन के हाथ में आ गई, और जब से वो इस गांव का जमींदार बना है तब से उसने गांव में आतंक मचा रखा है। अभी समय है, अपने पिता की बातों को समझ और सुधर जा। इतना कहकर सावित्री की आंखों में भी आंसू आ गए और वो चुपचाप वहां से चली गई। मोहन सारा दिन अपने घर के आंगन के पेड़ के नीचे बैठा रहा। रात के समय मोहन की माँ सावित्री मोहन के पास भोजन की थाली लेकर आ गई। अरे बेटा, कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, मुझे भूख नहीं है माँ। अगली सुबह मोहन खेत पर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी किशन आ पहुंचा। पिताजी, अब से आप खेत नहीं जाएंगे, बल्कि मैं जाऊंगा। क्यों भाई, सूरज कहां से निकला है आज? बेटा, सच्ची सच्ची कह रहा है ना? अपने खेत में काम करना होता है बेटा, वहां बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे नहीं लगानी होती है ना? मुझे सब पता है पिताजी, मैं खेत में जाकर अब से मेहनत करूंगा। इतना कहकर किशन खेत में चला गया और जान लगाकर मेहनत करने लगा। मोहन को विश्वास नहीं हुआ। मोहन अपनी पत्नी सावित्री से बोला, अरे मुझे तो सही बताऊं सावित्री, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं जाकर देख कर आता हूँ कि ये खेत में मेहनत ही कर रहा है या कुछ और। हाँ। इतना कहकर मोहन खेत में चला गया और दूर से अपने पुत्र किशन को मेहनत करते हुए देखने लगा। मोहन को पहली बार खुशी हुई और वो चुपचाप घर आ गया। काश किशन पहले से ही इतना मेहनती होता तो हमें इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। अब जो हो गया है उसे रहने दीजिए, कम से कम हमारा बेटा सुधर गया, उसकी समझ में तो आया। उस दिन के बाद से
किशन रोज खेत में मेहनत से काम करने लगा। तभी अचानक मुखिया की पुत्री राधा वहां आ गई। तुम नहीं जानते किशन, तुम्हें मेहनत करते हुए देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। किशन ने राधा को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अरे, तुम तो इतने गंभीर नहीं थे, तुम तो हमेशा मस्ती और मजाक करते रहते थे। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया राधा कि जिंदगी मजाक और खाली बातों से नहीं चलती। इतना कहकर किशन ने फावड़ा खेत में जैसे ही चलाया, अगले ही पल उसका फावड़ा किसी भारी वस्तु से टकरा गया। लगता है जमीन के अंदर कोई भारी वस्तु रखी हुई है। किशन ने बड़ी मेहनत से जमीन के अंदर से भारी वस्तु को निकाल लिया। वो एक छोटा सा बक्सा था। जैसे ही किशन ने बक्सा खोला, उसमें बेहद प्राचीन दस्तावेज थे जो किसी महल के थे। ये देखकर किशन चौंक गया। ये तो किसी महल के दस्तावेज लगते हैं। हाँ, तुम सही कहती हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये खेत में क्यों गड़े हुए हैं। इस बात का जवाब तो तुम्हारे पिता ही दे सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। रात को किशन वो बक्सा घर पर लेकर गया और अपने पिता को बक्से के अंदर रखे दस्तावेज दिखाते हुए बोला, पिताजी, ये देखिए, मुझे ना ये खेत के अंदर मिले हैं। ये बड़े ही प्राचीन दस्तावेज हैं। मतलब आखिरकार ये खेत में क्या कर रहे थे? हाँ बेटा, एक बात मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई, परंतु अब मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि तुमने अपनी आंखों से इस बक्से के अंदर प्राचीन दस्तावेज देख लिए हैं। असल में बेटा, मेरे दादा बताया करते थे कि हमारा परिवार किसी समय में सम्राट था। हम बेटा राजा महाराजाओं के परिवार से हैं। क्या 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 मतलब क्या है आपका? राजाओं के परिवार से? तो पिताजी, हम इतने गरीब कैसे हो गए? अरे पता नहीं, जो मेरे दादा मुझे बताया करते थे वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमारे पूर्वजों का आखिरी राजा धीराज, उसके पास एक विशाल खजाना था। कहते हैं उस विशाल खजाने को किसी गुफा के अंदर छुपा कर रख दिया गया था। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। बस तुम्हारे दादा यही कहानी सुनाते थे और कहते थे कि उन्हें यह कहानी उनके बाप दादा ने सुनाई थी। ये बक्सा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान में चला आ रहा है। कुछ समय पहले मेरे मन में न जाने क्या विचार आया, मैंने इस बक्से को अपने खेत में गाड़ दिया। क्योंकि बेटा पुरानी बातों का तो कोई फायदा है नहीं। ये सुनकर किशन चौंक गया। वो कुछ नहीं बोला और बक्से को लेकर अपने कक्ष में चला गया। किशन उन प्राचीन दस्तावेजों को देखने लगा। अगले ही पल उसकी नजर दस्तावेजों पर बने एक नक्शे पर पड़ी। नक्शा कनिष्क जंगल से होते हुए एक गुफा की ओर जा रहा था। किशन ने नक्शे को गौर से देखा और रात के समय अपने पिता के पास जाकर लालटेन की रोशनी में दिखाया। पिताजी, ये देखिए, इसमें मुझे एक नक्शा मिला है और इसमें कनिष्क जंगल से होते हुए एक गुफा का चित्र बना हुआ है। अच्छा पिताजी, आपने बताया था ना कि हमारे पूर्वजों का आखिरी राजा धीराज, उसने एक विशाल खजाना गुफा के अंदर छुपा रखा था। कहीं ये वही गुफा तो नहीं है पिताजी? हाँ, हो सकता है बेटा कि ये वही गुफा हो, लेकिन ये वर्षों पुरानी बात है। कितने युग बीत गए। और क्या तुम कनिष्क जंगल के बारे में नहीं जानते? कनिष्क जंगल में कोई भी जाता है तो दोबारा कभी बचकर नहीं आता, खास तौर से गुफा के खजाने की खोज में। खजाने की खोज में? तो क्या खजाने की खोज में, जो कि हमारे पूर्वजों का है, कोई और भी जा चुका है? हाँ, 20 वर्ष पहले हमारे गांव का साहूकार चौधरी, जो कि बहुत अच्छा जमींदार था,
वो गया था। एक दिन उसे किसी साधु के जरिए गुफा के बारे में पता चला। साधु ने उसे गुफा तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता बताया। साधु ने चौधरी से कहा कि अगर वो कनिष्क जंगल से होकर गुफा तक जाएगा तो कभी बचकर नहीं आएगा, इसीलिए उसे साधु के बताए हुए दूसरे रास्ते से जाना होगा। साहूकार उसकी बातों में आ गया और कुछ मजदूर लेकर गुफा की ओर चल दिया। अब देखो बेटा, उसकी मर्जी तो ये थी कि अगर वो खजाना पा लेगा तो सारा खजाना मानवता की भलाई और विकास के लिए लगाएगा। हाँ, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आया। उसके बाद ही उसके छोटे भाई साहूकार जुग्गन ने जमींदारी संभाली और तब से इस गांव में अत्याचार के अलावा कुछ नहीं कर रहा वो। इसीलिए बेटा, मैं कहता हूं कि खजाने को भूल जाओ। हाँ। ये सुनकर किशन चौंक गया। मोहन वहां से चला गया। किशन सारी रात गहरी सोच में डूबा रहा। अगली सुबह किशन उठा और अपनी माँ सावित्री की ओर देखकर बोला, माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं अपने पूर्वजों के खजाने को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? अरे बेटा, कल रात को मैंने तुम्हें जो बात समझाई थी, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आई क्या? पिताजी, मुझे आपकी सारी बात समझ में अच्छे से आ गई, परंतु ये जानते हुए भी कि हमारे पूर्वजों के पास ढेर सारा खजाना है, मैं गरीबी में जिंदगी क्यों जीऊं? मुझे अपने पूर्वजों के खजाने को ढूंढने का पूरा अधिकार है। आखिर मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, बस। बेटा, मेरे बेटे। मोहन और सावित्री ने किशन को बहुत समझाया, लेकिन किशन नहीं माना। आखिरकार उन्होंने नम आंखों से किशन को जाने की अनुमति दे दी। किशन नक्शा लेकर कनिष्क जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में किशन कनिष्क जंगल की गहराई में खड़ा था। चारों ओर विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते उसके कदम जवाब दे चुके थे। मेरा तो प्यास से हलक सूखा जा रहा है। बड़ा ही विचित्र जंगल है ये। अभी तक इस जंगल में एक भी जंगली जानवर या पक्षी तक मुझे नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों ओर सन्नाटे का साम्राज्य कायम हो। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। किशन जैसे ही उसकी ओर गया, अगले ही पल उसके कानों में एक आवाज गूंजी। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? किशन चौंककर पीछे पलटा तो एक मैना पक्षी उसके सामने बैठी थी। बाप रे बाप, ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है भाई। यहाँ तो पक्षी मनुष्य की तरह बातें करते हैं। वाह। हाँ, और मैं एक विचित्र जादुई मैना पक्षी हूँ। काफी समय से प्यासी हूँ। क्या तुम मुझे तालाब का पानी पिला सकते हो? ओह, तालाब तुम्हारे सामने है, तुम खुद क्यों नहीं पी लेती हो? अगर कोई भी इस तालाब का पानी पीता है तो वो डायन उसे मार डालती है। आसपास कोई और तालाब नहीं है। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। किशन गहरी सोच में डूब गया। अगर मेरी अपनी जान की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने किसी और को प्यास से तड़पते हुए नहीं देख सकता। उसने कलश निकाला और तालाब से पानी भरकर मैना के सामने रख दिया। तभी तालाब से रंग बिरंगी किरणें उठीं और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। इस मैना पक्षी ने केवल तुम्हारी परीक्षा ली थी। अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी होती तो सचमुच डायन के रूप में मैं निकलती। लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इसे पानी पिलाया, इसलिए
मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। देवी ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल मैना के हाथ में सोने की किरणों से चमकता हुआ एक चक्र आ गया। ये कोई साधारण चक्र नहीं है, ये गुफा के द्वार की चाबी है। इसे पाकर तुम्हारी यात्रा का एक चरण पूरा होगा। ये चक्र तुम्हारे आदेश मानेगा। लेकिन ये श्राप किस बारे में कह रही हो आप? उसके बारे में ये मैना पक्षी तुम्हें बताएगी और तुम्हें गुफा तक भी पहुंचा देगी। इतना कहकर देवी रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गई। किशन उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वो एक गुफा के सामने पहुंचे। वहां मजदूर खुदाई कर रहे थे। पास ही एक चट्टान पर 2 व्यक्ति बैठे थे। ये दोनों कौन हैं? ये राजा विक्रम है और इसके साथ इसका मंत्री चतुर सिंह। ये 20 वर्षों से इस गुफा को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना चाबी ये कभी नहीं खुलेगी। किशन ने देखा कि गुफा के पास कई कंकाल पड़े थे। ओह, ये कंकाल किसके हैं? ये साहूकार चौधरी और उसके मजदूरों के हैं। वो भी खजाने की खोज में आया था, लेकिन लौट ना सका। राजा विक्रम बेहद निर्दयी है। मजदूर मरते हैं तो इन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ओह, तो ये बहुत ही निर्दयी राजा है। किशन गुस्से में चलता हुआ गुफा के नजदीक आ गया। उसके कंधे पर मैना पक्षी बैठ गई। उसे देखकर विक्रम और मंत्री चतुर सिंह चौंक गए। अरे कौन है तू? इस खजाने का असली मालिक हूं मैं, क्योंकि इस गुफा के अंदर जो भी खजाना है वो मेरे पूर्वजों का है और मैं उनका आखिरी वंशज हूं। ये सुनकर मंत्री चतुर सिंह और विक्रम चौंक गए। अरे बकवास बंद कर। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। इस खजाने को मैं पाकर ही रहूंगा। सीधी तरह से यहाँ से चला जा, नहीं तो ये कंकाल देख रहा है ना, कुछ समय बाद तू भी इन्हीं कंकाल की तरह पड़ा रहेगा। मैं तो इन कंकालों की तरह नहीं पड़ा होऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद तेरी हालत जरूर ऐसी हो जाएगी। और वैसे भी तू खजाना नहीं पा सकता, क्योंकि इस गुफा का द्वार चाबी से खुलेगा और वो चाबी है मेरे पास। इतना कहकर किशन ने वो चक्र निकाल लिया। चक्र को देखकर विक्रम बुरी तरह से चौंक गया। वो तलवार निकालने ही वाला था कि तभी मंत्री चतुर सिंह धीरे से बोला, धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। पहले इस गुफा का द्वार खुल जाने दीजिए। किशन ने चक्र को दरवाजे पर रखा। अगले ही पल चक्र घूमने लगा और तेज आवाज के साथ धीरे धीरे गुफा का द्वार खुलने लगा। कुछ देर बाद गुफा का द्वार पूरी तरह खुल गया। चक्र को बाहर निकालो, इसका तुम्हारे हाथ में रहना बहुत जरूरी है। किशन ने तुरंत चक्र बाहर निकाल लिया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर देश देशांतर का कीमती खजाना रखा था। बाहर काम कर रहे मजदूर भी दौड़ते हुए आ गए। विक्रम और मंत्री चतुर सिंह भी अंदर पहुंच गए। खजाने को देखकर किशन की आंखें चमक उठीं। काश तू 20 वर्ष पहले आ जाता तो मुझे इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। अपने चक्र को आदेश दो, ये चक्र तुम्हारा ही आदेश मानेगा। दुष्ट का नाश कर दो। अगले ही पल घूमता हुआ सीधे राजा विक्रम की गर्दन से टकराया। मंत्री चतुर सिंह और उसके कुछ सैनिक भी चक्र की मार से ढेर हो गए। थोड़ी ही देर बाद चक्र फिर से किशन के हाथ में आ गया। तभी एक धमाके से मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों से एक बूढ़ी स्त्री में बदल गई। ये देखकर किशन चौंक गया। कौन हो तुम? मैं राजा धीरज की माँ हूँ।
जिसका ये खजाना है। वर्षों पहले इस खजाने को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने राजाओं ने हमारे राज्य से युद्ध का ऐलान किया और सारे के सारे मारे गए। भीषण युद्ध हुआ। तब मेरे पुत्र राजा धीरज का मन पिघल गया और उसने फैसला किया कि सारे अनर्थ की जड़ यही खजाना है। ये खजाना रक्त मांगता है। उसका मोह माया से मन भंग हो चुका था, इसलिए उसने इस खजाने को इस गुफा में बंद कर दिया और इसकी चाबी मुझे सौंप दी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलने का समय आ चुका है। विक्रम मर चुका है और उसके अत्याचारों से प्रजा परेशान थी। खजाना तुम्हारे सामने है और अब इस राज्य के उत्तराधिकारी भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज राजा धीरज इसी राज्य के सम्राट थे। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई।